Hello friends, here I am Dr. Vandana Kumari and welcome you all in the lecture number 4 of Thermodynamics and Statistical Physics. As I have said earlier that in this lecture we will discuss the Brownian motion and related topics. So यहाँ पर हम देखते हैं कि Brownian motion क्या होती है। अगर अभी तक हमने जो पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज उसको वापस से समराइज करना चाहे तो हम देख सकते हैं कि गैस के सभी मॉलिक्यूल्स हर समय कांस्टेंट रैंडम मोशन करते रहते हैं और वो या तो कुछ समय बाद अदर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन करते हैं या फिर दीवारों के साथ, जो कंटेनर है उसकी दीवारों के साथ कोलिजन करते हैं। यही सेम कंसेप्ट लिक्विड्स पे लागू होता है, जो कि द्रव हैं उन पर भी लागू होता है। अगर द्रव को ध्यान से देखा जाए, अगर एक बाउल में अपन ने वाटर लिया है और मैं इस बाउल को कंटिन्यूअसली वॉच कर रही हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वाटर स्थिर है, वाटर में कोई गति नहीं है। 1827 इन 1827 ए बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, ही वाज आल्सो थिंकिंग लाइक दैट। उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि बॉल में वाटर रखा हुआ है और वाटर स्थिर है। देन ही पुट सम पोलन ग्रेन्स इन दैट वाटर एंड वॉच होल एक्सपेरिमेंट विद ए हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप से उसने देखा वो क्या था? माइक्रोस्कोप से देखने पर रॉबर्ट ब्राउन को पता चला कि जो पोलन ग्रेन्स है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग फ्रॉम हियर टू दियर। देन रॉबर्ट ब्राउन थॉट टू ट्रेस द पाथ ऑफ द पोलन ग्रेन्स, और रॉबर्ट ब्राउन ने उन पोलन ग्रेन्स का जो पाथ ट्रेस किया वो कैसा था? दैट वाज समथिंग लाइक रॉबर्ट ब्राउन ने जो पाथ देखा पार्टिकल्स का, दैट वाज समथिंग लाइक इस तरह का पाथ रॉबर्ट ब्राउन ने उन पोलन ग्रेन्स का ट्रेस किया एंड दिस इज कॉल्ड द ब्राउनियन मोशन। दिस इज कॉल्ड द ब्राउनियन मोशन। ये जो जिग जैग आकार की जो मोशन है वो क्या कहलाती है? ब्राउनियन मोशन। दिस इज कॉल्ड द ब्राउनियन मोशन। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने उस बाउल के टेम्परेचर को गर्म किया, उस बाउल के वाटर को गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने पर रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि दिस मोशन इंक्रीजेज, एजिटेशंस इन द वाटर और एजिटेशंस ऑफ द पोलन ग्रेन्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। रॉबर्ट ब्राउन ने सोचा कि सिर्फ पोलन ग्रेन्स ही ब्राउनियन मोशन देते हैं या दूसरे पार्टिकल्स भी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, पुट इट ऑन दैट वाटर बाउल एंड ट्राई टू सी द मोशन। पर जैसा कि हम सोच सकते हैं कि लकड़ी का टुकड़ा इतना बड़ा है कि इट विल नॉट रेस्पॉन्ड टू द मोलिकुलर कोलिजन्स, so we cannot see the Brownian motion in the large particles. If we want to see the Brownian motion, we have to take or we must take the small particles. आगे Brownian motion में विस्कोसिटी और डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम वाटर से ज़्यादा विस्कस और वाटर से ज़्यादा डेंस सॉल्यूशन काम में लेंगे तो Brownian motion will decrease. So with increasing viscosity and density Brownian motion decrease हो जाती है। ये Brownian motion की कुछ essential features थे which I have summarized here. This is the definition of Brownian motion. As I have already told you
द कंटिन्यूअस रैंडम मोशन विच टेक्स फॉर एवर, जो हमेशा चलती रहती है, विच इज ड्यू टू द रिजल्ट, विच इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मोलिक्यूल्स, और जो हमें सॉल्यूशन में दिखाई देती है क्या कहलाती है, ब्राउनियन मोशन कहलाती है। इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो अभी हमने बात की है, एंड आई हैव समराइज्ड ऑल देम हियर इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। तो फर्स्ट वन क्या है, ऑल द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। All the particles are continuously in motion in random motion। और किन्हीं भी दो पार्टिकल्स की पाथ को अगर अपन ट्रेस करें तो किन्हीं भी दो पार्टिकल्स का पाथ सेम नहीं होगा, सभी पार्टिकल्स का पाथ अलग अलग निकल के आएगा। सेकेंड वन इज दिस प्रोसेस टेक्स फॉर एवर, जब तक सॉल्यूशन रखा हुआ है ये ब्राउनियन मोशन उसमें चलती रहेगी। थर्ड, जो पार्टिकल्स जितना हल्का है वो उतना ही ज़्यादा एजिटेशन दिखाएगा या उतनी ही ज़्यादा ब्राउनियन मोशन उसमें देखने को मिलेगी। हैवियर पार्टिकल्स के साथ, जैसे लकड़ी के टुकड़े की अपने अभी बात की थी, द स्मॉल पीस ऑफ वुड वुड नॉट रेस्पॉन्ड टू द मोलिकुलर कोलिजन्स। हैवी पार्टिकल्स अगर हम लेते हैं तो वो ब्राउनियन मोशन नहीं दिखाएंगे। फोर्थ वन इज, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ब्राउनियन मोशन और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे वाटर को गर्म करेंगे एजिटेशन विल इंक्रीज, एंड पोलर, जो यहाँ पे हमने रॉबर्ट ब्राउन ने जो पोलन ग्रेन्स लिए, दे आर रेस्पॉन्डिंग टू द मोलिकुलर कोलिजन्स, सो ब्राउनियन मोशन विल इंक्रीज। फिफ्थ वन इज, अगर हम पूरे के पूरे बाउल को, जो बाउल अपन ने ले रखा है जिसमें वाटर लिया है, उस पूरे के पूरे बाउल को हिलाते हैं तो ब्राउनियन मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिक्स्थ वन इज, ब्राउनियन मोशन को लार्ज पार्टिकल्स के साथ नहीं देखा जा सकता है, स्मॉल पार्टिकल्स वी नीड। सेवंथ इज, अगर ब्राउनियन मोशन को हम क्लियरली विजिबल करना चाहते हैं, जितना अच्छे से देखना चाहते हैं, हमें उतना ही लेस विस्कस सॉल्यूशन लेना होगा। जैसे यहाँ पर हमने वाटर लिया है, वी कैन सी क्लियरली द ब्राउनियन मोशन इन वाटर विद रेस्पेक्ट टू हनी। अगर हम शहद ले लेते हैं देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सी ब्राउनियन मोशन। सो मोशन इज मोर कंस्पिक्यूअस इन लिक्विड ऑफ लोअर विस्कोसिटी। लास्ट और एट्थ वन है, केटीजी के जो भी नियम हमने अभी तक पढ़े हैं, ऑल द लॉज ऑफ केटीजी आर एप्लीकेबल टू ब्राउनियन मोशन टू। और ब्राउनियन मोशन कौन दिखाता है, लिक्विड्स। तो केटीजी के सभी नियम यहाँ लागू होते हैं और केटीजी के नियम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो यू कैन राइट डाउन दिस। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं वेपर। जैसा कि केटीजी में हम लोगों ने पढ़ा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स कार्य नहीं करता है एक्सेप्ट जब तक कि उनके बीच में कोई टक्कर ना हो। जब तक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलिजन ना करें, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन वास्तव में रियल गैसेज में या जो लिक्विड्स अभी हम ब्राउनियन मोशन में ले रहे हैं, उनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो ये अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे कम होता है, या फिर मॉलिक्यूल्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके दूर दूर जाने के लिए। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें और प्रेशर को इंक्रीज करें, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें और प्रेशर को इंक्रीज करें तो दिस मोलिकुलर फोर्स या दिस मोलिकुलर अट्रैक्शन इंक्रीजेज, और फाइनली गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आते चले जाते हैं और द्रव में चेंज हो जाते हैं, दे गेट्स लिक्विफाइड। अगर सपोज करिए एक टेम्परेचर मैंने लिया T1 और अब मैंने टेम्परेचर फिक्स कर लिया और प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ,
तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि गैस लिक्विफाई हो जाएगी। दूसरा टेम्परेचर लिया T2 विच इज ग्रेटर देन T1। ये टेम्परेचर अब फिक्स ले लिया है मैंने। इस पर भी मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, कुछ देर बाद गैस लिक्विफाई हो जाएगी। टेम्परेचर फिर बढ़ाती हूँ, तीसरा टेम्परेचर लेती हूँ T3 ग्रेटर देन T2, फिर प्रेशर इंक्रीज करती हूँ, फिर प्रेशर बढ़ाती हूँ, गैस विल अगेन लिक्विफाई। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पर प्रेशर मैं कितना भी इंक्रीज करूं गैस लिक्विफाई नहीं होती है। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पर अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं और सिर्फ दाब बढ़ाती हूँ, सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करती हूँ, तो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। और any gas below the critical temperature is known as vapor. Any gas below the critical temperature, any gas below the critical temperature is known as vapor. क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे कोई भी गैस वेपर कहलाती है। एनी गैस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज वेपर। जैसे कि हम वाटर की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 तक वाटर लिक्विड है। 100 से ज़्यादा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? वेपर में। वाटर के लिए हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ देखते हैं, जो मैंने पहले से यहाँ पे बना दिया है। वाटर के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये ग्राफ देखते हैं। इसमें 4 ग्राफ खींचे हुए हैं, एक 380 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दूसरा ये है 374 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दिस इज ऑन 370 डिग्री एंड इट इज ऑन 350 डिग्री सेंटीग्रेड। चूँकि इस पूरे ग्राफ के लिए टेम्परेचर सेम है, ये ग्राफ थर्मोग्राम या आइसोथर्म्स कहलाते हैं। चूँकि पूरे पे टेम्परेचर सेम है, इसीलिए इस एक ग्राफ को क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। ये इस पे टेम्परेचर फिक्स है लेकिन टेम्परेचर दूसरा है, इसलिए ये कोई दूसरा आइसोथर्म है। दिस इज द 3rd आइसोथर्म, दिस इज द 4th आइसोथर्म। अगर यहाँ पर हम वेपर को कंसेप्ट को समझना चाहें इस ग्राफ में तो आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि वाटर की वेपर है 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टेम्परेचर फिक्स है। इस पूरे ग्राफ के लिए यहाँ से लेके इस पूरे आइसोथर्म के लिए टेम्परेचर फिक्स है। यहाँ से यहाँ तक इसका टेम्परेचर कितना है? 350 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं इसका प्रेशर डिक्रीज कर रही हूँ, मैं इसका प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं, देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है। बी पॉइंट पर आने पर, बी पॉइंट पर, ए से लेकर बी पॉइंट तक आने पर प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाता है कि यहाँ पर जो वेपर थी वो लिक्विफाई होना शुरू कर देती है। वेपर स्टार्ट्स गेटिंग लिक्विफाइड। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी वेपर लिक्विफाई हो जाती है। देखिए बहुत ही थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया है। यहाँ पे करीब बी पे कितना था? 163 और यहाँ पे करीब 170 के करीब। बहुत ही थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज किया है एंड होल वेपर इज गेटिंग लिक्विफाइड। सी के बाद देखिए प्रेशर बहुत जल्दी इंक्रीज कर रहे हैं। विद ए लार्ज इंक्रीज इन प्रेशर वी कैन सी ए वेरी स्मॉल डिक्रीज इन वॉल्यूम। बहुत ही थोड़ा सा चेंज है वॉल्यूम में, बहुत ही थोड़ा चेंज है। दिस स्टीप इज क्यों है? क्योंकि विथ लार्ज इंक्रीज इन प्रेशर देयर इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम।
हमने लिया दूसरा आइसोथर्म, टेम्परेचर इंक्रीज किया और कहाँ पर ले जाकर फिक्स कर दिया 370 डिग्री पर। अगेन वी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर हमने इंक्रीज किया, यहाँ तक वेपर है, यहाँ से वेपर लिक्विफाई होना शुरू करती है, कंप्लीट वेपर बिकम्स लिक्विड दिस। अब हमने लिया 374 पे लिक्विफाई होना शुरू करती है लिक्विड अगेन। अब हमने टेम्परेचर लिया 380 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना लिया 380 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर आप कितना भी प्रेशर डिक्रीज करिए, इस टेम्परेचर पर आप प्रेशर को कितना भी इंक्रीज करिए, आपको गैस नहीं मिलेगी। दिस डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है ये लिक्विफेक्शन को शो करती है। दिस डॉटेड लाइन शोज द लिक्विफेक्शन। अगर आप 380 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं तो आप इस लाइन के कहीं भी टच नहीं करते हैं। इसका मतलब अगर आप 374 डिग्री से थोड़ा भी ज़्यादा है, जैसे कि 374.1 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो आपको कहीं पर भी लिक्विफेक्शन नहीं मिलेगा। आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो वाटर के लिए वो टेम्परेचर जिसके बाद आप वेपर को लिक्विफाई नहीं कर सकते वो क्या है 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर अकेले प्रेशर को चेंज करके आप लिक्विफेक्शन नहीं कर सकते। दिस मीन्स दिस इज नोन 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड इज द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर वाटर एंड द वाटर गैस फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 374.1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बीच में जो भी वाटर की गैस है वो क्या कहलाती है वेपर। एनी गैस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज वेपर, और इसके बाद जो है वो क्या कहलाती है गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे तक जो भी गैस है वो क्या कहलाती है वेपर। यू कैन ड्रॉ इट। नेक्स्ट है इवोप्रेशन। इवोप्रेशन वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक वेसल है, सेम वेसल में एक बार ऊपर लिड लगी हुई है, ऊपर से बंद है मतलब। सेकेंड टाइम इस वेसल के ऊपर एक उल्टा जार रखा हुआ है, और थर्ड टाइम इस वेसल के ये वेसल ऊपर से ओपन है। एक वेसल है और जिसको 3 परिस्थितियों में अपन ने काम लिया। एक बार इसमें ईथर भरा हुआ है और ऊपर से उस पर लीड लगी हुई है। सेकेंड टाइम ईथर सेम वॉल्यूम भरा हुआ है, ईथर जितना इस यहाँ है उतना ही ईथर यहाँ पे है, ऊपर से जार लगा हुआ है। थर्ड टाइम ईथर भरा हुआ है और ऊपर से वेसल ओपन है। व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम? थोड़े समय बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? थोड़े समय बाद हम देखेंगे तो पता चलेगा कि इस वेसल में, इस कंडीशन में ईथर लगभग उतना ही है जितना हमने रखा था। इन दिस सिचुएशन ईथर इज समहाउ लिटिल बिट कम।
ईथर थोड़ा सा कम हो गया है और इस कंडीशन में काफ़ी सारा ईथर उड़ चुका है। ऐसा क्यों? देखिए, इवोपरेशन इज ए प्रोसेस इन विच मोलिक्यूल्स फ्लाई फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड स्लोली। सरफेस से लिक्विड के मॉलिक्यूल धीरे धीरे टेक ऑफ करते हैं। सरफेस पे कौन सा फोर्स लगता है? सरफेस टेंशन। अगर किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सरफेस टेंशन से ज़्यादा हो जाती है देन इट इज़ एबल टू लीव द सरफेस। तो जब हम किसी टेम्परेचर पर होते हैं, सपोज करो हम टी टेम्परेचर पे हैं, यहाँ पे खूब सारे मॉलिक्यूल हैं, इनमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी कुछ है, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी में हो सकता है किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा है, किसी की कम है, ये तो एवरेज है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है देन और वो मॉलिक्यूल सरफेस पे है तो वो आराम से सरफेस को छोड़कर फ्लाई कर जाता है और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इवोपरेशन। अगर इन तीनों में देखें तो इस एग्जाम्पल में सपोज करो इस सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल्स फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, लेकिन वो उड़ने के बाद मॉलिक्यूल या तो लीड से टकराकर या दीवारों से टकराकर या इस स्पेस में जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकराकर वापस इसी वेसल के अंदर आ जाते हैं। इसलिए जब हम कुछ समय बाद देखते हैं तो ईथर का वॉल्यूम लगभग उतना ही है जितना हमने छोड़ा था। इस कंडीशन में इस ईथर की सरफेस से जो मॉलिक्यूल्स फ्लाई करते हैं वो इस जार में घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र हैं। These molecules have larger space than these molecules. So ये molecules यहाँ से उड़कर इस जार में घूमेंगे फिरेंगे। हो सकता है कि वो वेसल की यहाँ जार की दीवारों से टकराकर यहाँ पे कहीं पे गिर जाए। इसीलिए कुछ समय बाद देखने पर इसके वॉल्यूम की तुलना में इसका वॉल्यूम ज़्यादा कम नज़र आता है। और थर्ड ये है, दिस इज ओपन, सो जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ से फ्लाई करते हैं उनके बहुत कम चांसेज हैं कि वापस वो इसी वेसल में आकर गिरे। हो सकता है कि कभी कभी वो यहाँ एयर के किसी मॉलिक्यूल से टकराकर वापस वेसल में आ जाए। और अगर हवा बह रही है, एयर इज फ्लोइंग इन द एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर में हवा बह रही है और ये ऊपर से ओपन है देन देयर इज वेरी लेस चांसेस कि वो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से सरफेस छोड़कर गए हैं वो वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि हवा उन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बहा ले जाती है। इसीलिए जब हवा चलती है तो अपने कपड़े जल्दी सूखते हैं। इस इवोपरेशन की कंसेप्ट का उपयोग करते हुए अपने मटके बनाए जाते हैं। मटका, एक मटके में पोर बहुत ज़्यादा होते हैं, मटका बहुत पोरश होता है, उसमें से जो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रखते हैं वो जंप कर जाते हैं। और जैसे ही अधिक काइनेटिक एनर्जी का मॉलिक्यूल बाहर जंप करता है, जो पीछे लिक्विड बचता है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और जैसे ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है टेम्परेचर गेट्स डाउन और मटके का पानी ठंडा रहता है। दिस इज द इवोपरेशन प्रोसेस। Evaporation is a process in which molecules take off from the surface of liquid वेरी स्लोली। यह बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जिसमें मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे सरफेस को छोड़कर हवा में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड वेपर। अगर हमारे पास स्पेस में कोई जगह है और उस जगह में उतना ही वेपर है जितना कि वहाँ समा सकता है,
जितना कि वहाँ समा सकता है, देन दैट इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर। और जितना वहाँ पे वेपर आ सकता है और उससे कम वेपर वहाँ पे है, देन दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड वेपर। तो सैचुरेटेड की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, व्हेन ए स्पेस contains the maximum possible amount of vapor। किसी स्पेस में अगर जितना पॉसिबल है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना ही वेपर है, तो वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड मीन्स the amount of vapor available is less than maximum possible amount which can be contained। जितनी स्टोर करी जा सकती है उससे कम अमाउंट अगर वहाँ पे उपलब्ध है या अवेलेबल है, देन दैट इज नोन द। और इस यहाँ पे एक रिलेशन है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जो एटमॉस्फेयर का कैपेसिटी है वेपर रखने की, होल्डिंग इंक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ एटमॉस्फेयर की वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन करेंगे एटमॉस्फेयर की वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। आगे छोटा सा वर्ड है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। सैचुरेशन वेपर प्रेशर। सैचुरेशन वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं? प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए सैचुरेटेड वेपर। जो वेपर सैचुरेटेड है उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वह क्या कहलाता है? सैचुरेशन वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाई सैचुरेटेड वेपर। ये टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम में आता है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। हमें पता होना चाहिए सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या होता है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग। छोटा सा टॉपिक है बॉइलिंग। इवोपरेशन और बॉइलिंग में क्या फ़र्क है? क्या बॉइलिंग एटमॉस्फेयर में कोई कंटेनर है, उसमें पानी रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है, तो क्या उसकी बॉइलिंग अपने आप हो सकती है? नहीं। और जबकि इवोपरेशन हर टेम्परेचर पे चलता रहता है। हमें उस वाटर बाउल को या कंटेनर को हीट करने की या गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। एट ईच टेम्परेचर इवोपरेशन टेक्स प्लेस। लेकिन बॉइलिंग के लिए हमें उस बाउल को हीट करना होगा। जब हम हीटिंग करते हैं तो कंटेनर या बाउल में जो वाटर रखा हुआ है उसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। एंड दिस टाइम all the molecules of the container gets increased kinetic energy। मतलब वाटर के सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। द होल वाटर टेक्स पार्ट इन द बॉइलिंग। बॉइलिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक कंटेनर में जितना भी वाटर है पूरा भाग लेता है, जबकि इवोपरेशन में सिर्फ वाटर की सरफेस टेक पार्ट करती है। जब हम उसको हीट करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। एवरेज काइनेटिक इंक्रीज होती है, देन
द मोलिक्यूल्स आर एबल टू ब्रेक द एट्रैक्शन फोर्सेज। जैसे ये एट्रैक्शन फोर्सेज को तोड़ते हैं, दे लीव द सरफेस ऑफ द वाटर, और दिस प्रोसेस इज नोन एज द बॉइलिंग। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द इवोपरेशन। बॉइलिंग के लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन बॉइलिंग टेक्स प्लेस, जहाँ कहीं भी बॉइलिंग हो रही है, व्हेन बॉइलिंग टेक्स प्लेस, बॉइलिंग तभी होगी जब सैचुरेशन वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, नीचे से अपन वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो वेपर बढ़ रही है, तो इस वेपर की वजह से जो प्रेशर है जिसको अपन बोलते हैं सैचुरेशन वेपर प्रेशर, ये जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है या उससे एक्सीड कर जाता है तभी बॉइलिंग शुरू होती है। मतलब बॉइलिंग टेक्स place when saturation vapor pressure equals the एक्सटर्नल प्रेशर। और एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे क्या है, हवा में रख के अपन बॉईल कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब जब SVP एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो बॉइलिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है छोटा सा टॉपिक, ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट उतार लीजिए। सपोज कीजिए हम किसी एटमॉस्फेयर में खड़े हैं और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस एटमॉस्फेयर में कुछ न कुछ वेपर है। मतलब अगर वेपर है तो वहाँ पे वेपर का कुछ न कुछ सैचुरेशन है। हो सकता है कि वेपर पूरी तरीके से सैचुरेटेड ना हो, अनसैचुरेटेड कुछ वेपर है। हम इस एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को थोड़ा थोड़ा डाउन करते हैं। जैसे जैसे डाउन करते हैं एयर का सैचुरेशन बढ़ता चला जाता है। एयर का सैचुरेशन बढ़ता चला जाता। सपोज करो हम T = 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे थे और हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एयर का सैचुरेशन बढ़ता चला जा रहा है। सपोज कीजिए T = 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर अपने मैक्सिमम सैचुरेशन तक पहुंच जाती है। अब अगर इससे ज़्यादा अपन टेम्परेचर डाउन करेंगे, 10 से नीचे अगर टेम्परेचर को लेंगे तो वेपर स्टार्ट्स कंडेंसिंग, वेपर का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस टेम्परेचर वेयर द कंडेंसेशन स्टार्ट्स इन दिस सिचुएशन इज नोन एज द ड्यू पॉइंट। दिस पॉइंट वेयर द कंडेंसेशन स्टार्ट्स इन दिस कंडीशन इज नोन एज ड्यू पॉइंट। और हम कह सकते हैं कि वह टेम्परेचर जहाँ पर एयर का सैचुरेशन मैक्सिमम सैचुरेशन के बराबर पहुंच जाता है, वो क्या कहलाता है, ड्यू पॉइंट कहलाता है। इस ड्यू पॉइंट को काम में लेते हुए हम फॉग को स्टडी करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ड्यू एंड फॉग। विंटर्स में हमने देखते हैं कि बाहर कोहरा आ जाता है और विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे ये समस्याएं ज़्यादा नज़र आती हैं। दिल्ली जैसे शहरों में सुबह में चलना या बहुत मुश्किल हो जाता है। एयर जो फ्लाइट्स वगैरह हैं वो सब कैंसिल करना पड़ता है, ट्रेनें बंद करनी पड़ती हैं। ये सब समस्याएं क्यों होती हैं? देखो, विंटर के सीजन में, इन विंटर्स रात के समय एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन होता है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होता है
वैसे वैसे जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे बाहर खुले में विंडोज हैं, ग्रास है, फ्लावर्स हैं, इनके पास की जो लेयर है, जैसे ये विंडो है और इसके पास की ये लेयर है, ये और भी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये विंडो खुद भी रेडिएशन की वजह से कूल करती है खुद को। तो ये वाली जो विंडो के पास वाली जो पतली सी हवा की लेयर है, ये बहुत ठंडी हो जाती है। इस वजह से इस लेयर में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और जो वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में जमा हो जाते हैं। दिस इज नोन एज द मिस्ट। इसे धुंध कहते हैं, ये धुंध कहलाती है। लेकिन अगर वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा और डाउन हुआ तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर इस ड्यू पॉइंट के नीचे चला जाता है। पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर या पूरी की पूरी हवा, पूरा बाहर का वातावरण इस ड्यू पॉइंट के नीचे चला जाता है। और जैसे ही पूरा का पूरा वातावरण इस ड्यू पॉइंट के नीचे जाता है, होल एटमॉस्फेयर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर वेपर का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे शहरों में या जो ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं उन पर भी वेपर कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। वेपर कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। These dust particles with these small water droplets floating in the atmosphere। और चूंकि डस्ट पार्टिकल बहुत है, इसका मतलब these water droplets और अनदर ड्रॉपलेट्स, दूसरी गैसेज भी हैं, ये ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में फ्लोट करती रहती हैं एंड दिस क्रिएट्स ए सिचुएशन ऑफ लेस विजिबिलिटी। इसकी वजह से हमें बहुत कम दिखाई देता है और जब स्थिति थोड़ी गंभीर होती है, व्हेन वी स्टक इन दिस सिचुएशन वी हैव टू कैंसिल फ्लाइट्स, रेलवेज एट्सेट्रा। तो आज हमने पढ़ा ब्राउनियन मोशन, देन इवोपरेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवोपरेशन, एंड ड्यू पॉइंट क्या है और ड्यू पॉइंट का फॉग में क्या योगदान है, फॉग को हम ड्यू पॉइंट से कैसे समझ सकते हैं, विंटर्स में हमें विजिबिलिटी की समस्या क्यों आती है। ये सब पॉइंट्स आज हमने पढ़े। धन्यवाद।